एक्सीडेंट वगैरह घर में भी हो जाते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि फौजियों के लिए ही। मन में एक पॉजिटिव थिंकिंग ये रखना चाहिए कि जो हुआ है उसको कभी याद नहीं रखना चाहिए। दुख तकलीफ होती है, दर्द होगा शरीर के अंदर, पर उसका आप महसूस नहीं होने दोगे। जय हिंद दोस्तों, जज्बा में आपका स्वागत है। फिर से एक नई कहानी के साथ हम हाजिर हैं और आज हम मिलेंगे एक जाबाज सिपाही से जिनका नाम है सूबेदार जेपी कुशवाहा जी। इनसे हम बात करेंगे। उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी कि लहू में घुला कुछ फौज का इत्र है, लहू में घुला कुछ फौज का इत्र है। हाँ साहब, हमें अपनी फौजी ज़िंदगी पे बहुत फ़ख्र है। तो इसी तरह का जज्बा लेकर हमारे यहाँ आए हैं जेपी कुशवाहा जी। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। नमस्ते सर, अब अपने बारे में कुछ बताइए, आपकी कहानी हम सुनना चाहते हैं। मैं शुरू में मिलिट्री में भर्ती हुआ तो उससे हमें पता नहीं था मिलिट्री के बारे में, पर हम टीवी वगैरह में थोड़ा देखते थे उस टाइम कि मिलिट्री का जज्बा अलग है। तो मैं रेलवे में सर्विस कर रहा था, वो सर्विस छोड़ करके मैं मिलिट्री का ट्राई किया तो उसमें मैं मिलिट्री में भर्ती हो गया। भर्ती होने के बाद में हमारे को आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में भेजा गया, जो सपोर्टिंग फोर्स है। उसके माध्यम से मेरे को कलेक्ट्रेट मिला और कलेक्ट्रेट से मैं अपना जॉब चालू किया। फर्स्ट यूनिट मेरी आमनेशन डिपो भटिंडा थी। इसके बाद में पोस्टिंग में झांसी आया और झांसी के बाद में मेरे को जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग चला गया। जम्मू कश्मीर में जब मैं पोस्टिंग गया उस टाइम 98 ईयर चल रहा था और 99 में कारगिल वार हुआ था शुरुआत। तो उसी टाइम जब मैं छुट्टी काट के वापस गया तो 99 मतलब स्टार्टिंग ही था, फरवरी मार्च में। तो छुट्टी काट के गया तो उधर से छुट्टी का कोई उस टाइम चांस नहीं रहता है कि अभी छुट्टी दोबारा मिलेगी। कम 5-6 महीना तो वहाँ रहना पड़ता है। तभी हमारे को ऐसे अचानक शाम के टाइम बताया गया 8 बजे कि आज रात को आपको यहाँ से मूव होना है। कहाँ जाना है ये भी हम लोगों को कुछ मालूम नहीं था। तो हम लोगों को मन में ऐसे शंका हो गया कि टीवी वगैरह इतना ज़्यादा पहले जो कम्युनिकेशन नहीं था, टेलीफोन नहीं थे, पूरा मतलब मैनुअली होता था कम्युनिकेशन। तो हम लोगों को शंका तो हो गई कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। तो हम लोग रात को मूव होकर के और हमारे को कारगिल की तरफ मूव कर दिया। वहाँ पर हम लोग रातों रात पहुँच चुके। सवेरे 4 बजे हमारे को स्टे कर दिया कि अभी इधर ही हॉल्ट करना है, जिसको जहाँ जगह मिल गई वहीं पर रुक गए। ऐसे करते अब कारगिल वार एकदम चालू हो गया 2-4-10 दिन के अंदर अंदर। तो डेली कोई ना कोई कैजुअलिटी होती थी। और ऊपर से डेड बॉडियाँ आती थी। तो हम सपोर्टिंग वालों का जो हमारी इन्फेंट्री यूनिट थी, उन लोगों के जो लोग बाग आते थे, सिपाही वगैरह, किसी को चोट लग गई या गोली लग गई तो उन लोगों को सपोर्टिंग के थी माध्यम से हम लोग रात में शाम के टाइम उनको बेस हॉस्पिटल में लेके आना, भर्ती करना, फिर वापस जाके अपनी जगह पे उनका जो रिक्वायरमेंट है, हथियार, अपना बफोर्स गन वगैरह भी, इसके जो टूल टैकल्स वगैरह हैं, जो प्रॉब्लम होती हैं उनको, ये सारी चीज़ें चलते रहे। चलते एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब शाम का समय था और काफ़ी बंदे इंजर्ड हो चुके थे अपने, और उसी गाड़ियों में हम लोग लेकर के इधर आ रहे थे। रात के टाइम पे हेली का भी उतनी व्यवस्था नहीं थी उस टाइम जी। तो उसमें हम जिस गाड़ी में बैठे थे उस गाड़ी में एक आदमी को गोला इधर से निकला कि उसका पेट पूरा जला हुआ था। उस आदमी को हम लोग लेकर के बेस हॉस्पिटल में भर्ती किया। भर्ती करने के बाद में 2 बजे रात को हम लोगों की गाड़ी वापस जिस जगह से हम आए थे वहाँ जाना था। और जाते जाते मतलब सवेरे का समय हो रहा था, 4 बज रहे थे। एक तो मतलब बारिश हो रही थी और अपनी गोलीबारी भी चल रही थी, तो वहाँ पर आवाज़ें आ रही थी और जो बफोर्स का गोला जाता था उस टाइम रोशनी दिखाई देती थी। अभी वो कहाँ गिरेगा, उधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, कहाँ गिरेगा इसका कोई ताल्लुकात नहीं था। उसी के हिसाब से हम लोगों को डायरेक्शन के हिसाब से जो हमारे को कम्युनिकेशन किया जाता था उसी से। तो उसी टाइम जब हमारी गाड़ी पहाड़ी पर चल रही थी तो पहाड़ी पर गाड़ी कुछ आवाज़ ऐसी आई कि गाड़ी एक्सीडेंट हो गई और पहाड़ से नीचे चले गई। इसके बाद में हमें कोई पता नहीं रहा, हम लोग बेहोश हो गए जी। जब हम मतलब
दूसरे दिन जब हमें होश आया तब मैं चंडीगढ़ हॉस्पिटल में था। अच्छा। चंडीगढ़ हॉस्पिटल में था तो हमें इस चीज़ का जानकारी लगा कि मतलब हम हॉस्पिटल में हैं, तो कोमा में चला गया जाते करके ऐसे उन्होंने घर में मैसेज दे दिया, मेल दे दिया जो कि घर वाले आ जाओ मिलने के लिए, तुम्हारा आदमी का मतलब डेड बॉडी हो चुका है करके। जी। लेकिन उस टाइम इन लोगों ने ट्रीटमेंट दिया तो कोमा के बाद में मतलब आईसीयू में कैसे भी जान आ गई, तो हमें पता लगा कि हम आईसीयू में करके फिर मतलब उस टाइम ट्रेन से 2-3 दिन के बाद में हमारे घर वाले भी पहुंच गए। तो ऐसी घटना हमारे साथ में हो गई। मतलब उस वक्त क्या प्रॉब्लम हुई थी? ये सब होने के बाद आपको क्या इंजरी थी? इसमें हमारा जो बैकबोन है, बैकबोन ब्रोक हो गया था। उसकी वजह से हमारा मतलब गर्दन भी, नेक में भी चोट लगी थी। जी जी जी। तो उस बेहोश हो गए थे उस वजह से। फिर वहीं पर हम चंडीगढ़ से फिर हमारे को दिल्ली भेजा गया, हॉस्पिटल में रहे। फिर दिल्ली हॉस्पिटल के बाद में फिर कलकत्ता भेजा, कुछ समय कलकत्ता में रहे। फिर वहाँ से अपने मतलब यहाँ पर हमारा पोस्टिंग हो गया था। इसी हॉस्पिटल में जब ट्रांसफ़र हो गए तभी हमने देखा कि थोड़ा चल बैठने लायक हो गए। 1-2 साल हमारे को इधर लग गए थे ठीक होने में, 2003-4 तक। मतलब आप चल फिर सकते थे उसके बाद? और उसके बाद मतलब व्हील चेयर पे चलते थे हम, उतना ज़्यादा नहीं चलते थे। जी, फिर जी। आयुर्वेदिक की हमने दवा लिया, रामदेव जी। बाबा की एक्सरसाइज किया इधर ही हॉस्पिटल में रहते रहते। और उसी टाइम 2005 में जब मैं थोड़ा सा चलने लायक हो गया तो इधर घूमते घूमते देखा तो व्हील चेयर वाले बहुत सारे लोग इधर घूमते जी, थे। जी। तो वो मेरे को भी शौक था, ये लोग कहाँ से आते हैं, कैसे आते हाँ, हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो उन्होंने बोला कारगिल हॉल है, मतलब ये कारगिल हॉल इधर है और क्यूएमटीआई है। वो क्यूएमटीआई का ये बैच देगा, जो एक पेड़ है टूट जाता है फिर वापस संभल करके ऐसे खड़ा हो जाता है। तो ये देख करके मेरे को एक अजीब सा लगा कि मतलब मन में मैंने सोचा कि अगर एक पेड़ ऐसा मतलब गिरने के बाद भी दोबारा संभल करके फल दे सकता है, तो हमें इस चीज़ को कैसे, होपलेस जो कि मेरे मन में पहले रहता था, अभी बच्चों को मैं कैसे पढ़ाऊंगा। मैंने जब कारगिल में था तो मेरी बेटी हो गई थी उसी टाइम, जून के महीने में। तो मेरे को पता ही नहीं था कि मतलब मैंने अपनी मोटी बेटी को देखूं। जब मेरे घर वालों को पता लगा तो उन्होंने बोला कि मेरी मिसेज ऐसे बोलती थी, हमें बोलते थे अपनी बेटी को कि ये बेटी ने अपने पापा का मुँह नहीं देखा है और पापा का एक्सीडेंट हो गया, अभी पता नहीं कैसे होंगे। क्योंकि उस टाइम मम्मी पापा ही गए थे हमारे को मिलने के लिए, कोई तो गया नहीं था। और चिट्ठी वगैरह लिखते थे तो कोई रिप्लाई तो मिलता नहीं था, क्योंकि मैं तो हॉस्पिटल में हो गया था। जी जी। जब फिर वो तार आया इनके पास में टेलीग्राम, तो उनके माध्यम से फिर चंडीगढ़ हॉस्पिटल में घर वाले, गांव वाले 2-4 लोग गए मिलने जी, के लिए। जी। फिर भी मिसेज को, बच्चों को नहीं लेके गए। जी। तो इस तरह से आपकी कहानी रही और बहुत ही दिलचस्प कहानी, जो कि कारगिल का हम सिर्फ नाम सुनते हैं और वहाँ ये घटित क्या क्या होता है ये सब आपके माध्यम से हमने देखा। तो दोस्तों, आपने सुना कि किस तरह की दिलचस्प कहानी हमें बताई जेपी कुशवाहा जी ने। तो अब हम उनके बचपन के बारे में जानेंगे। तो सर, आपका बचपन कैसा रहा और घर में कौन कौन थे और कैसा माहौल था उस वक्त आपके बचपन का, ये थोड़ा सा हमें बताइए। जब हम छोटे थे तो मतलब हम बहुत गरीब थे। हमारे मतलब स्कूल जाते थे तो हमारे मतलब वो चप्पल जूता नहीं मिलते थे हमारे को। गाँव मतलब रूरल गांव के रहने वाले हैं। तो उसी टाइम हम सोचा था कि हम कोई सर्विस करेंगे पढ़ करके। तो हम पढ़ाई में काफ़ी मेहनत किया। दीपक जलाया जाता था, लाइट की कोई सुविधा नहीं होती थी। तो एक चौराहे वगैरह पे, फिर जब मतलब हम 5वीं-6वीं में पढ़े तो चौराहे पे कोई लाइट लगी रहती थी, वहाँ पर जा कर के हम लोग 2-4 बच्चे लोग इकट्ठे होकर के पढ़ते थे। पढ़ने के बाद में फिर सवेरे स्कूल जाते थे तो बैग भी नहीं होता था, तो बैग जो बोरी होती थी राशन की, उसी बोरी में किताब डाले, कंधे पे डाले और चले जाते थे। फिर आकर के अपना हल चलाना खेत में, धान वगैरह जो भी है, बैल वगैरह को घास खिलाना और पढ़ाई साथ में करना। मैं घर में बड़ा था, मेरे पापा थे और मेरी मम्मी थी, मेरे दादाजी थे। हम 4-5 लोग थे। तो मैं घर में बड़ा था तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी। और मेरी 3 सिस्टर थी, एक छोटा भाई था। तो उन लोग भी अभी परिवार बड़ा हो रहा था, तो मेरे को पढ़ाई के लिए कम समय पैसा भी नहीं मिलता था। तो मतलब उसी माध्यम से ट्यूशन वगैरह के लिए कुछ सुविधाएं नहीं होती थी। फिर एक दूसरे से पूछ करके टीचर लोगों से अपने पढ़ाई करते रहते थे। वो पढ़ाई करते करते जब मैंने हाई स्कूल किया तो हाई स्कूल में मैंने 85% निकाले। उसी टाइम मेरे को मन में
विचार हुआ कि मैं कुछ सर्विस करने के लिए जाऊं, तो मैं रेलवे की भर्ती थी, मैं दिल्ली में जा कर के रेलवे की भर्ती देखा तो उसमें इलेक्ट्रीशियन में मेरा भर्ती हो गया। उधर से मैं ड्यूटी करते रहा, 3 महीना मैंने ड्यूटी किया। 3 महीना उस टाइम पेमेंट भी बहुत कम मिलती थी, 160 रुपये 130 रुपये एक महीने का मिलता था, 2 रुपये या 3 रुपये ऐसे मजदूरी मिलती थी लोगों को जी। फिर उधर से मैं आ रहा था ट्रेन में, तो हमने देखा कि आगरा में बहुत सारी मिलिट्री खड़ी हुई है, तो उधर हमारी गाड़ी खड़ी हो गई। तो हमको ऐसे लगा कि मिलिट्री में जाना बहुत अच्छा है, ये मिलिट्री वाले ऐसे होते हैं करके। हम गांव के थे तो मिलिट्री को इतने ज़्यादा समझते भी नहीं थे, वो गांव में इतने टीवी वगैरह का कोई समाधान नहीं होता था 90 के 87 के दशक में। तो गांव में 1-2 टीवी थी, तो उसी के पास जा कर के देखते थे, तो बहुत सारा भीड़ होता था। वो कोई घटना घट जाती तो पता लगता था, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया टीवी के बारे में। फिर मैं आया, मैंने आने के बाद में पता किया कि भर्ती कैसे होती है मिलिट्री वालों से। तो झांसी में उन्होंने बोला कि आपके इधर की भर्ती ग्वालियर में होती है और हर सोमवार को होती है। तो फिर मैंने वो रेलवे का जॉब छोड़ करके हर सोमवार को भर्ती देखना मतलब एक नौकरी मिली थी आपको, हाँ। पर एक आर्मी के लिए जज्बा आपके मन में था। तो फिर बस मैं गया वहाँ पर, तो मैंने दौड़ लगाया, तो सबसे दौड़ में आगे किया। और जो भी खड्डा वगैरह डिच 9 फीट डिच और रोप वगैरह रस्सी वगैरह, तो मैं पहले पोल पे चढ़ना तो जानता ही था रेलवे में, तो जल्दी चढ़ गया। और फिर उन्होंने बोला शाम के टाइम 3 बजे टेस्ट होगा, अभी तुम जाओ सवेरे के टाइम फिजिकल करके। और बस शाम को 3 बजे टेस्ट में मैं गया, तो टेस्ट में पेपर जो आया मैंने पेपर भी लिख दिया। तो उसमें मैथ था तो कोई ईजी था मेरे लिए। मैंने पेपर दे करके 15 मिनट बाहर नहीं गए, 1.5 घंटे का पेपर दिया था उस टाइम। बोला ये लड़का तो पास हो गया करके, ऐसे मेरे को बोला। तो मन में मेरे को ऐसे लगा कि मैं पास हो गया करके, हाँ, खुशी हुई। बोले कल आना, कल आपको रिजल्ट सुनाया जाएगा। हाँ। दूसरे दिन गए, रिजल्ट सुनाया तो बोले हाँ आप जगदीश हैं? मैं बोला हाँ मैं जगदीश हूँ। बोले आपको तो ऑर्डिनेंस में जाना है और ये डॉक्यूमेंट पकड़ो। मेरे को डॉक्यूमेंट दिया और बस उधर से ट्रेन पकड़ा, घर भी नहीं गया, सीधे सिकंदराबाद ट्रेनिंग के लिए चला गया। तो एक बहुत बड़ी खुशी उस वक्त आपको मिली होगी। बहुत बड़ी खुशी हुई। और मेरे को ये था कि मैं कैसे वर्दी पहनूं और कैसे ड्रेस पहनूं, कैसे बंदूक चलाऊं। वो आपको मिल गया क्योंकि आपने मेहनत की, इसलिए वो आपको मिला। तो दोस्तों आपने सुना कि कैसे संघर्षपूर्ण इनका बचपन रहा और फिर भी उन्होंने अपने आप को स्थापित किया और आर्मी में वो भर्ती हुए। तो अब हम आगे जानेंगे सर कि जो युवा है वो भी आना चाहते हैं आर्मी में, वो भी आपकी तरह उनके मन में भी विचार आते हैं कि देश के लिए वो योगदान दे। तो इसके लिए वो आपने उस वक्त जैसे हासिल किया है सब कुछ, तो वो कैसे करे तैयारी, ये उनको थोड़ा सा आप मार्गदर्शन करें। ऐसा जो नए बच्चे लोग हैं इन लोगों को हमेशा एक तो बहुत ही अच्छा है कि अभी एक अग्निवीर चालू किया है। और इस चीज़ का सजेशन हम लोगों का था, मतलब 97 में एक हमारे साथ में मतलब मीटिंग हुई थी, हाँ जी, आर्मी चीफ के साथ में। उस टाइम सब लोगों ने सजेशन दिया था कि हर देश में अपने वर्ल्ड के अंदर किसी देश में ऐसा है कि हर आदमी को कंपलसरी आर्मी की ट्रेनिंग देनी होती है, हाँ। आर्मी में भर्ती होना चाहिए। तो उसी टाइम हमने प्रपोजल दिया था। इसके बाद कारगिल खत्म होने के बाद में भी हम लोगों ने ये प्रपोजल दिया था। और पिछले साल में गया था, प्रधानमंत्री साहब से भी मिला था, राष्ट्रपति जी से मिला था, और उस टाइम भी ये प्रपोजल दिया गया था। जी हमने बोला, हाँ। साहब हमने जो प्रपोजल दिया है कि हर आदमी को इंडियन आर्मी में जाना चाहिए। चाइना का भी आदमी, आज भी चाइना में हर आदमी पहले आर्मी ज्वाइन करता है, इसके बाद में कोई जॉब करता है। तो शायद ऊपर वाले की कृपा ऐसी रही कि वो सफल भी हो गया है। अग्निवीर में हर आदमी को जाना चाहिए। 4 साल के बाद में वो अगर बाहर भी निकलेगा तो भी उसको एक्सपीरियंस इतना मिल जाएगा कि वो समाज को आगे बढ़ाएगा। जो समाज में हमारी त्रुटियां हो रही हैं, गलतियां हो रही हैं, ये जनरेशन को मद्देनजर रखते हुए वे आने वाले समय में नहीं होंगे अगर ऐसा आगे हुआ। तो आपने किस तरह की पढ़ाई की थी, वो वैसी ही पढ़ाई ये युवा करेंगे, तो आप वो मार्गदर्शन हाँ। तो उसमें आपको मैथ में अलजेब्रा के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका इंग्लिश पूछा जाता है। इंग्लिश से रिलेटेड आजकल इंग्लिश के बगैर कोई काम नहीं होता है, इंटरनेट वगैरह सब सुविधाएं हैं, तो इंग्लिश के ऊपर ज्यादा फोकस देना चाहिए। और बायोलॉजी, बायोटेक जो टेक्नोलॉजी है, नई नई टेक्नोलॉजी जो है, इसके ऊपर भी बच्चों लोगों को ध्यान देना चाहिए। और अग्निवीर में जाने के लिए पूरी तैयारी करना चाहिए। सवेरे दौड़ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, अपना योगा करना, आधा घंटा 1 घंटा जितना समय मिलता है आपको। पढ़ाई के ऊपर विशेष ध्यान देंगे तो आपको पूर्ण सहायता मिलेगी उसमें जी। और अग्निवीर इतनी बढ़िया सर्विस है, ऐसा किसी को
मतलब सुविधाएं जो दी हैं गवर्नमेंट में, इनको उपयोग करना चाहिए। बहुत बढ़िया बात बताई आपने। सर, ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं उनमें कोई ऐसे डिसेबल लोग भी हैं जिनके साथ कुछ हादसे हुए और उसमें वो हताहत हुए, तो वो लोग डिप्रेस हो जाते हैं, ज़िंदगी के बारे में सोचते कि यहाँ ख़त्म हुई ज़िंदगी। उन लोगों को आप क्या कहेंगे? जो भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, अनजाने में भी होती हैं, कुछ जानबूझकर भी हो जाती हैं, और एक्सीडेंट वगैरह घर में भी हो जाते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि फौजियों के लिए ही, पर उन लोगों को अपने मन में एक पॉजिटिव थिंकिंग ये रखना चाहिए कि जो हुआ है उसको कभी याद नहीं रखना चाहिए। हाँ। दुख तकलीफ होती है, दर्द होगा शरीर के अंदर, पर उसका आप महसूस नहीं होने दोगे। और जब आप काम में बिजी हो जाएंगे या किसी चीज़ के लिए आप अग्रसित होंगे, कोई चीज़ के लिए, मेरे को अपने दिल में ये भावना है कि मैं अपना खुद का लिफ्ट क्यों ना लगाऊं, तो मैं पीछे नहीं सोचता हूं। मैं ये प्रपोजल में हूं कि कब मैं अपना मैन्युफैक्चर करके लिफ्ट मार्केट में उतारूं। जब मैं मार्केट में अपना लिफ्ट उतारूंगा तो मेरी उससे बड़ी खुशी क्या होगी। वही मैंने बच्चों को समझाया कि तुम अपनी एजुकेशन, तुम्हारी एजुकेशन के लिए तुम ये बताओ, सोचो कि मैं पूना में रहा हूँ तो मैंने तुम्हारी एजुकेशन इतनी अच्छी दी है, अब तुम आगे बढ़ो। तो बच्चे भी वही हमारा मतलब पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं कि पापा नहीं, हम पढ़ाई करके आगे कुछ ना कुछ बढ़ने की कोशिश करेंगे। इस तरह पॉजिटिव थिंकिंग उन्होंने रखनी चाहिए। हुआ था तो हम हॉस्पिटल में जब बेड के ऊपर थे तो हम ये सोचते थे हमारी ज़िंदगी का अंत हो चुका है, अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पर जब हमने एक पेड़ का सहारा है, क्यूएमटेक जो एक संस्था है, इसका हमने एक संस्था को देखा, तो उस टाइम फिर हमें अपने दिल में हमने पीछे का नहीं सोचा, फिर हमने अपने आगे का दिल सोचा कि आगे हम कुछ भी कर सकते हैं। और जिसका नतीजा ये हुआ कि आज मैं अपने पैरों पर जो भी काम कर रहा हूँ, मतलब जो पर्सनल कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड मेरी है, उसमें मैंने 60-70 जो लेबर्स लगा के रखे हैं जी। तो उसी का देन है मेरा क्यूएमटेक का। क्यूएमटेक में मैंने फर्स्ट में इलेक्ट्रीशियन कोर्स किया हुआ है 2 साल का, उसमें मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था। इलेक्ट्रीशियन कोर्स भी मेरे 76% से महाराष्ट्र बोर्ड से निकाला है। तो एक्सपीरियंस से उधर से मेरे को लिफ्ट और एक्सीलेटर का, थोड़ा सा टैंक वगैरह का भी, वायरिंग वगैरह का काम सीखा। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा काम किया जाए जो भविष्य में ख़त्म नहीं होने वाला हो। आज के ज़माने में देखा जाए अगर एक्चुअली, तो रियल एस्टेट, लिफ्ट, एलिवेटर्स, ये एक्सीलेटर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। दिन पे दिन मतलब एक खान पीन की वजह से जो फास्ट फूड वगैरह है, तो घुटनों में दर्द, मतलब परेशानियां बढ़ रही हैं, तो लिफ्ट का प्रयोग तो करना है। हाँ। तो वही लाइन मैंने चूज किया है। तो फिर मैंने कोशिश किया यहाँ पर काम करने के बाद में, साहब लोगों से मिला। मैं तो काम नहीं कर पाता हूँ आज भी, लेकिन लड़के लोगों से काम कराने की कोशिश कर, सुपरवाइजर्स वगैरह जो रखे हैं। तो मैंने दिल्ली मेट्रो में हाथ डाला, वहाँ पर मेरे को काम मिल गया, वहाँ पर मैंने काम किया। वो काम करने के बाद नागपुर मेट्रो किया, वहाँ पर मैंने 60 एक्सीलेटर लगाए। फिर पूना के अंदर 117 एक्सीलेटर आज लग चुके हैं मेरे। और फेस 1 और 3 और 6 में मुंबई में भी मेरा काम चल रहा है। अंडरग्राउंड 7 नंबर लाइन में भी मेरा काम चल रहा है, BLT में। तो 4-5 जगह मेरा काम चल रहा है, उसी को संभालता हूँ और ये काम कर रहा हूँ। उस वक्त आप हताहत हुए और हार नहीं मानी जिंदगी में, तो ऐसे इन लोगों को आप मैसेज देना चाहते कि वो भी इस तरह से करें? जी। और मैंने यहाँ पर जो मैनेजमेंट किया, फर्स्ट मैनेजमेंट मैंने ही अटेंड किया है। जी। डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। उसके माध्यम से मैंने पूरी कंपनियों का, कम से कम 600 कंपनियों का हम लोगों का ग्रुप था। सब लोग गाड़ी करके हर कंपनी में विजिट करना, वहाँ पर क्या काम होता है, कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे उसको सप्लाई करते हैं, रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, क्या उसका कॉस्ट रहती है, ये सारी चीज़ों को हमने 600 कंपनियों का विजिट किया। मतलब 2 से 3 साल तक ऐसे घूमते घूमते फिर जाकर के मैंने अपना खुद का बिजनेस डाला और आज उसमें मैं कामयाब हूँ। बहुत बढ़िया सर। और इन लोगों को भी आपसे बहुत प्रेरणा मिलेगी कि आपने इतना अच्छा उनको एक मैसेज दिया है कि गिर के संभलना और उठ के फिर चलना, यही ज़िंदगी है। तो बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया। अब एक और सवाल मैं चलते चलते पूछूंगी आपसे कि आप QMTI जब आए पहली बार, तो उस वक्त आप क्या सोचते थे और आज की घड़ी में आप क्या सोचते हो कि आप क्या करना है आगे आपको? जब मैं QMTI में शुरू में आया था तो उस टाइम पढ़ाई किया और लोग बागों से पूछा, तो सब लोग पुराने जो लोग थे वो बोले बहुत अच्छा है, पढ़ाई होती है,
तो उसमें शिंदे साहब हमारे को मैथ पढ़ाते थे, तो मैथ में वो शिंदे सर का गाइडेंस रहा, और तिमांडे साहब थे जो हमारे ट्रेनिंग सुपरवाइज़र थे। उन्होंने ऐसे हम लोगों को पुराना कहानी सुनाया करते थे, ऐसा ऐसा हो गया, उन्होंने ऐसा काम किया है, उन्होंने इधर पढ़ाई किया है, तो हमें उससे थोड़ा सा जोश सा आया अपने आप में जी। जोश आने के बाद में मतलब फिर हमने मन से अपना दुख को दूर रख करके अपनी पढ़ाई किया, और जो काम बताया गया ट्रेड से संबंधित, इलेक्ट्रिशियन से, वो काम को हमने गहराई से देख करके उसमें मतलब जानकारी ले करके फिर काम का हमने विचार बनाया। बहुत बहुत बढ़िया सर, और आपसे ये बहुत सारी प्रेरणा हम ले रहे हैं और हमारे युवा भी लेंगे ज़रूर। तो अब वक्त का तकाज़ा ये कहता है कि अब हमें चलना चाहिए, पर आप यहाँ आए और आपने बहुत सारी जानकारी हमें दी, बहुत सारी अच्छी बातें हमें बताई, और ये प्रेरणा हम आपसे ज़रूर लेंगे और हमारे युवा भी लेंगे। तो दोस्तों, ये थे जेपी कुशवाहा जी, और इन्होंने संघर्षपूर्ण जीवन में भी अपने आप को बहुत अच्छे से स्थापित किया और आज वो कई बड़े मकाम पे पहुँचे हैं। तो अगली कड़ी में हम मिलेंगे इसी तरह एक जाबाज सिपाही को। सर, आप यहाँ आए और हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद। पर हम ये चाहेंगे कि आप जिस रेजिमेंट से है उस रेजिमेंट का कोई कोट होगा अच्छा, तो उसके साथ हम इस प्रोग्राम का समापन करेंगे। जी, हमारे जो कोर है आर्मी ऑर्डिनेंस कोर है, शस्त्र से शक्ति, जब शस्त्र है तो शक्ति है जी, ऐसा हमारा नारा है जी। शस्त्र है तो शक्ति है। बहुत बढ़िया सर। तो दोस्तों, अब हम चलेंगे, अगली कड़ी में मिलते हैं इसी तरह एक जाबाज सिपाही से। सुजाता को दीजिए आज्ञा। जय हिंद। जय हिंद।